Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial. And this is the final lecture of our chapter Biotechnology Principles and Processes. And we were dealing with the processes of biotechnology. And today in this lecture, we are going to discuss about the downstream processing, or I will say the extraction of desired product from the cultured fermented recombinant host. And later on I will be telling you little bit about the different list of products which has been produced using recombinant DNA technology and their uses. So let us start our lecture. And last step of biotechnological process or process of recombinant DNA technology was extraction of desired product. In our previous lecture, we have discussed about two types of bioreactors and different type of fermentation technique. Fermentation are those processes which has been taking place in that large vessel whose volume ranges in 100 liter to 1000 liter and which we call bioferment or bioreactor. And most commonly used fermentation was feed batch culture. I guess concepts of fermentation that batch culture, continuous culture and feed batch culture is very clear. So what do we mean by the extraction of desired product? Simply other name for extraction of desired product is referred as to downstream processing. अब तक जितना भी हमने पढ़ा, अब तक जो भी कुछ पढ़ा वो सब अपस्ट्रीम प्रोसेस था, वो सारा का सारा अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आ जाता है. फर्मेंटेशन तक जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है वो सारे के सारे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आएंगे. और फर्मेंटेशन के बाद स्टेज आफ्टर फर्मेंटेशन, सिंपली आई कैन डिफाइन इट, अ स्टेज आफ्टर फर्मेंटेशन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को लेके कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोसेसेस में पीसीआर के अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को लेके पूछे जाते हैं. तो आप याद रख लेना कि भाई फर्मेंटेशन के बाद जितनी भी स्टेजेस आएंगे उस स्टेजेस में हम चाहे प्यूरिफिकेशन कर रहे हो चाहे पैकेजिंग कर रहे हो वो सारे के सारे कहाँ में आ जाता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में. तो एक क्लासिकल डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे. सो व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? अ स्टेज after fermentation when desired product is recovered and purified. Stage after fermentation when desired product is recovered or purified, we call that process as downstream processing. Now coming on the definition, अगर आपको लिखने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और ज़्यादातर जब वो ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो डेफिनेशन का स्टेटमेंट यूज़ करता है. हाउ यू डिफाइन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? इट इज़ द रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट, रिकवरी ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, और आई विल यूज द टर्म प्रोडक्ट हियर, फ्रॉम द फुली ग्रोन जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल. रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट from recovery of product from fully grown genetically modified. देखो genetically modified वर्ड यूज कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि रिकॉम्बिनेंट सेल से ले रहे हैं. genetically modified cells, recovery of product from fully grown genetically modified cell, its purification as well as preservation. Its purification and preservation, purification and preservation, इसके लिए बच्चों वर्ड यूज करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. अगर आपको याद हो की स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब बनाए थे तो मैंने मेंशन कर दिया था कहाँ से कहाँ तक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आता है. तो मैं ये कह सकता हूँ फर्मेंटेशन स्टेज तक कौन सी होती है, बायोसिंथेटिक स्टेज होती है. और जब सारी बायोसिंथेसिस हो जाएगी, उस बायोसिंथेसिस होने के बाद प्रोडक्ट को आपको प्यूरिफाई करना पड़ता है. अ सीरीज ऑफ प्रोसेस होते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करते हैं.
उन सीरीज ऑफ प्रोसेस के लिए वर्ड यूज करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. और अदर डेफिनेशन कुड बी दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस. और I can say that after completion of biosynthetic stage, the product has to go through a series of processes. और इन सीरीज ऑफ प्रोसेस में क्या क्या करते हैं आप? इन सीरीज ऑफ प्रोसेस में आप करते हैं प्यूरिफिकेशन, इन सीरीज ऑफ प्रोसेस में करते हैं सेपरेशन. अ सीरीज ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, including separation and purification of desired product. So I guess downstream processing का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका. और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था. रिमेंबर स्टेजेस को अगर मैं थोड़ा रिवाइज कराऊँ आपको, सेपरेशन के बाद फर्मेंटेशन में जो कुछ बना उसको आप सेपरेट कर देते. कैसे कैसे सेपरेट कर रहे थे? आइदर बाय फिल्ट्रेशन और बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. अब यहाँ से शुरू हो गया आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट कर दें. फिर इसमें आपको सेल बायोमास आया था, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या इसके अंदर लिक्विड वाला पार्ट था. अगर सेल बायोमास में प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसको ओपन अप कर लेते हैं, लिक्विड में तो उसको सेपरेट कर लेते हैं. तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सिंपली आपका रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट होता है फ्रॉम द फुली ग्रोन जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल. उनका प्यूरिफिकेशन होता है एज वेल एज उनका प्रिजर्वेशन होता है. नाउ प्यूरिफिकेशन में आई विल लव टू ऐड कि अ वाइड रेंज इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, अ वाइड रेंज ऑफ बायोकेमिकल सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक इज अप्लाइड. कौन कौन सी आपके पास अवेलेबल? आपके पास होती है ड्राइंग, आपके पास होती है क्रोमेटोग्राफी, आपके पास होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड आपके पास होता है डिस्टिलेशन. इन द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, for purification and separation, a wide range of techniques are there, जिनको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है. कौन कौन सी टेक्निक्स है? यू कैन अंडरगो ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट, ड्राइंग ऑफ द सैंपल, प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा. और यू कैन अंडरगो क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी इज ए सेपरेटिंग टेक्निक जिसमें अलग अलग जो भी आपका सैंपल है उसको लिक्विड या अलग सॉल्वेंट के अंदर रन करते हैं. वो अलग अलग अपना जो भी उसका डेंसिटी होता है उसके हिसाब से रन करना शुरू करता है. आपके पास हो सकता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास होता है डिस्टिलेशन. तो दीज आर सर्टेन टेक्निक्स विच हैज़ बीन कॉमनली यूज्ड इन द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. मैं आपको बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में जो स्टाफ होता है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए ही अवेलेबल होता है. फॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितने भी अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसमें ज़्यादा स्टाफ नहीं लगा होता और कोई भी एक इंडिविजुअल जो भी लेबोरेटरी वाला काम है वो कर सकता है. लेबोरेटरी के अंदर आपको ज़्यादा स्टाफ नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी के बारे में पढ़ोगे, एक अमेरिकन कंपनी, इसका नाम होता है एली लिली. वो आप जब इंसुलिन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा 1983 में उन्होंने ही सिंथेटिक इंसुलिन बनाना शुरू किया था. जो एली लिली कंपनी होती है उसके अंदर जो भी उसका जो ह्यूमन इंसुलिन प्लांट है, उस ह्यूमन इंसुलिन प्लांट में 90% ऑफ द एम्प्लॉयज़, लेट्स से उसके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अबाउट 200 है ह्यूमन इंसुलिन प्लांट में, उसमें 90% ऑफ द एम्प्लॉय जो है वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में होते हैं. तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ, कई बार में स्टेटमेंट आ जाता है. इन एली लिली कौन सा प्लांट? ह्यूमन इंसुलिन प्लांट. डाटाबेस से कई बार पूछ लेते हैं. 90% of 200 employees employ
आर बिजी इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो जो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन होता है, यही मेजर काम है। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती है। अब प्यूरिफिकेशन के बाद क्या करेंगे? लेट्स से ये स्टेज आ गया, आपने प्यूरिफिकेशन कर लिया। प्यूरिफिकेशन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन शुरू हो जाता है। फॉर्मुलेशन के टाइम पर आप दो चीज़ कर सकते हैं, उस प्यूरिफाइड प्रोडक्ट को आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, आप उसको प्रिजर्व कर लेंगे। आई विल लव टू टेल यू कि अगर आपके पास कोई ड्रग वगैरह है तो उसको आप क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजते हैं और फिर प्रोडक्ट का बहुत ही स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल होता है। आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक में है आपका कोरोना का वैक्सीन, तो आप देखते भी हो, आप पढ़ते रहते हो कि उसके अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। तो ये भी मेंशन कर दूं मैं कि भाई जो है आपके पास प्यूरिफिकेशन के बाद प्रोडक्ट को आप फॉर्मुलेट कर लेते हैं या प्रिजर्व कर लेते हैं। आफ्टर प्यूरिफिकेशन प्रोडक्ट इज formulated with suitable preservatives, then it has been going for clinical trial mainly in case of drugs, अगर कोई दवाई वगैरह है। और लास्ट में जो होगा आपका that would be after clinical trial it is available for human use। अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़ होता है आफ्टर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। इन बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज देयर इज ए बिग डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विच चेक द क्वालिटी ऑफ आवर डोज। एनीवेज, ये हो गया डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में आपने क्या पढ़ा, आप क्या याद रखोगे कि फर्मेंटेशन के बाद जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो चाहे सेपरेशन का हो, प्यूरिफिकेशन का हो, फॉर्मुलेशन का हो, प्रिजर्वेशन का हो या पैकेजिंग का हो, इवन क्लिनिकल ट्रायल, ये सारे के सारे किस में आते हैं? वो सब सारे के सारे आते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पर वर्चुअली हमारा चैप्टर हो गया बच्चों ख़त्म। अब मैं आपको एक और थोड़ा सा एडिशन बता देता हूँ, कुछ प्रोडक्ट बता देता हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उनके यूजेस, और बाद में क्विक रिवीजन मार दूंगा मैं चैप्टर का। राइट, लेट अस मेक ए लिस्ट ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स। वैसे तो मैं आपको ये बताऊँ कि भाई रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का डेफिनेशन तुमने पढ़ लिया था। जब किसी प्रोटीन को हेटेरोलोगस होस्ट के अंदर बनाते तो उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है जो वो यूज़ के लिए अप्रूव हो गई हैं। उसमें से इंडिया में सिर्फ 12 ही रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन अवेलेबल है यूज़ के लिए। उन 12 में से कुछ के नाम मैं लिख देता हूँ आपको। लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ few products from recombinant DNA टेक्नोलॉजी। देखो, जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन इज द अदर नेम ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। द फर्स्ट प्रोडक्ट विच क्लिक इन द माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ आरडीटी इज ह्यूमन इंसुलिन विद द ब्रांड नेम ह्यूमुलिन। आपने डायबिटीज़ बताया था मैंने बच्चों आपको क्लास 11th में, दो तरह के डायबिटीज़, जो जेनेटिक वाला डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ का नाम सुन के हंसेगा कोई नहीं, जो जेनेटिक अच्छे लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, कुछ बहुत अच्छे लोगों को भी हो जाता है कई बार। जो आपके पास टाइप 1 होता है विच इज़ जेनेटिक, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप जो नॉर्मली यूज़ करते हैं ह्यूमुलिन, दैट इज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। तो आपके पास बच्चों पहला प्रोडक्ट हो गया ह्यूमन इंसुलिन और ह्यूमुलिन। सेकेंड अगर प्रोडक्ट की बात करें आफ्टर ह्यूमन इंसुलिन, जो बहुत हॉट न्यूज़ में रहता है वो होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं HGH, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन काहे के लिए यूज़ होता है? मैंने एक ना अपने कंडीशन पढ़ा था, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म क्या था कि 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दे आर बोर्न विद पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जेनेटिक ही रहता है आपका। ठीक है,
तो जनरली ऐसे इंसान जिनके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है और उनके बॉडी का शॉर्ट स्ट्रेचर है, उस शॉर्ट स्ट्रेचर को ट्रीट करने के लिए वी हैव बीन यूजिंग सम सिंथेटिक फॉर्म ऑफ हार्मोन एंड वन ऑफ दैट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. तो आई विल मेंशन दैट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफिशिएंट हार्मोन इन शॉर्ट स्ट्रेचर पर्सन. replacement of growth hormone in short stature person. Stature refers to height. I am not sure either the spelling is right or not. STRATURE, that's okay, right? सेकेंड हो गया प्रोडक्ट SCG. थर्ड अगर प्रोडक्ट की बात करें, दैट इज आल्सो वेरी वेल नोन, कैल्सीटोनिन के बारे में अगर आपने सुना हो बच्चों, कैल्सीटोनिन, ये सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बता रहा हूँ मैं. जो कैल्सीटोनिन है दैट इज द थर्ड प्रोडक्ट. और अगर आपने विटामिन डी इज द अदर नेम और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स, फॉर द याद है ऑस्ट्रियोमलेशन रिकेट्स, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स जो बच्चों में हो जाती है बीमारी विटामिन डी की कमी से, we are having a synthetic protein, or I will refer it as recombinant protein, and name of that recombinant protein is calcitonin. Then for the treatment of infertility, we are having a recombinant form of chorionic gonadotropin. Chorionic gonadotropin. And that chorionic gonadotropin, you better know what is the function of gonadotropin. Yes or no? That chorionic gonadotropin, it is meant for the treatment of infertility. Treatment of infertility. So we have discussed about human insulin, human growth hormone, calcitonin, human chorionic gonadotropin. Then blood clotting factors are also very well known. There are two blood clotting factors, factor 8 and factor 9. हीमोफीलिया टाइप 1 एंड हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी को ट्रीटमेंट करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फैक्टर 8 and 9, and they have been used for the treatment, or I will say replacement of faulty clotting factor, or replacement of those factors which has been missing in patient of hemophilia A and hemophilia B. Replacement of factors missing in patient of hemophilia A and hemophilia B. Hemophilia A and B. What are these hemophilia A and B? You will be learning in your genetic disorder. I guess you must have learned about genetic disorder. So done about blood clotting factors. The growth hormone is done, fertility hormone is done, rickets, calcitonin is done, insulin is done, clotting factors are done. Then there is a medicine which is given in case of a heart attack. You remember streptokinase? Streptokinase, or other name is tissue plasminogen activator. We call that TPA. Other name of that drug is TPA or streptokinase. When streptokinase is given, streptokinase is meant to dissolve a blood clot in case of heart attack or sometime in case of stroke. What TPA do, what streptokinase do, other name of TPA is streptokinase. It dissolve blood clot in case of heart attack, or let's call that stroke. ठीक है बच्चों, what is the other name of TPA? Streptokinase. Are we done up to here? Then a very common
हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन, erythropoietin, it is also recombinantly approved in India. See, we have known that erythropoietin is the hormone which controls the process of erythropoiesis, or erythropoietin stimulate erythrocyte production in which patient? In anemic patient. जनरली जब आप किडनी डायलिसिस करते हैं या फिर आप लेट से कोई एक ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को ना, आपने HIV का ड्रग दिया है, उस HIV का ड्रग का एक साइड इफेक्ट होता है कि एनीमिया होना शुरू हो जाता है. तो इन केस ऑफ सर्टेन साइड, इन ऑर्डर टू ओवरकम द साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग, और इन केस ऑफ हीमोडायलिसिस और किडनी डायलिसिस, जनरली erythropoietin is given to patient in order to enhance the production of RBC or in order to counterbalance the condition of anemia. So erythropoietin के केस में let me mention here that it stimulation of erythrocyte formation in anemic patient and to recover the side effect of certain drugs in case of HIV. एजिडोथाइमिडीन अगर याद हो एजेटी, उसका एक मेजर साइड इफेक्ट होता है एनीमिया. तो 7 recombinant products has been discussed. Insulin, human growth hormone, calcitonin, gonadotropin. Actually 8 has been discussed. Factor 8 one, factor 9 is other. Tissue plasminogen activator or TPA, streptokinase और erythropoietin. Moreover, there are more products which has been used. एक होता है आपका platelet growth factor, और platelet growth factor stimulate करता है wound healing. The 8th one is platelet growth factor. You must be knowing the role of platelet in blood clotting and how a wound heals. Wound healing is stimulated by giving platelet growth factor. What it do? It enhance or it stimulates wound healing, right? All right. How much we have done? 8. एक दो और बता देता हूँ आपको, ठीक है. वैसे आपके पास ना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, इम्यूनो एक्टिवेटर्स भी अवेलेबल है, इंटरफेरॉन्स, और आजकल तो तीनों तरह के होते हैं. अगर मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट इंटरफेरॉन की बात करूँ, अल्फा, बीटा एंड गैमा, ऑल द प्रोडक्ट्स आर देयर and they are mainly meant to treat viral infection and cancer. Interferons, glycoprotein which has been secreted by virally infected cell. Remember, alpha, beta and gamma, all these three are used to treat viral infection as well as they are helpful to enhance the power of body to fight with cancer. Interferons वगैरह को मैंने कैंसर में डिस्कस किया था. तो ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड कैंसर में आप इंटरफेरॉन मेंशन कर सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड कैंसर. ठीक है बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट नंबर 10. वैक्सीन्स वगैरह डिस्कस कर लें अब सीधा. वैक्सीन से पहले ना देखो, इंटरफेरॉन्स के साथ साथ एक और सेलुलर मैसेंजर होता है. मैंने बताया था आपको शायद इम्यूनोलॉजी के सेलुलर बैरियर के अंदर नहीं, मैंने साइटोकाइन बैरियर के अंदर बताया हुआ इंटरल्यूकिन्स के बारे में. और इंटरल्यूकिन्स आपके इम्यून सिस्टम के एक्शन को बढ़ाता है. तो इंटरल्यूकिन्स आर आल्सो प्रेजेंट, IL-1, IL-2, रिमेंबर दैट इंटरल्यूकिन्स दे आर आल्सो प्रेजेंट. एंड व्हाट इंटरल्यूकिन्स डू? इंटरल्यूकिन्स एनहांस द फंक्शनिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, एनहांस द एक्टिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, enhance the activity of immune system. And the last one which I am going to discuss here, देखो एक प्लस में चल रहे हैं कि मैंने ब्लड क्लोटिंग फैक्टर दोनों एक जगह मेंशन किए हुए, याद रखना. लास्ट वन, लेट अस टॉक अबाउट वैक्सीन्स.
वैक्सीन्स हैज़ बीन डेवलप्ड, हेपेटाइटिस बी का तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, वैक्सीन्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन डिजीज़। हेपेटाइटिस बी के अलावा जो हर्पिस होता है उसके प्रिवेंशन के लिए हो सकता है आपके पास, इन्फ्लुएंजा के प्रिवेंशन के लिए हो सकता है, मेनिंजाइटिस, पर्ट्यूसिस, इन सब की प्रिवेंशन की जो वैक्सीन है वो आरडीटी से बनती है। वैक्सीन्स इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज लाइक हेपेटाइटिस बी, herpes, influenza, pertussis, एटसेट्रा। ये हो गया आपका बेटा लिस्ट ऑफ फ्यू प्रोडक्ट्स ऑफ आरडीटी। तो शायद एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है, उसका आंसर ये पूरा का पूरा लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। Here we complete our chapter recombinant biotechnology principles and processes। अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले एप्लीकेशंस। जो यहाँ पर सीखा है, हमने चैप्टर शुरू किया था, कुछ बेसिक डिस्कवरीज पढ़ी थी हमने, उसके बाद हमने पढ़े होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा होगा, क्यों ट्रेडिशनल मेथड काम नहीं करते हैं, कैसे सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड मेथड क्यों फेल हो गए थे, वो इनिशियल पार्ट ऑफ लेक्चर्स में बताया था मैंने। फिर जो शुरू किया था जीन क्लोनिंग मेथड से शुरू किया था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाते, स्टैनले एंड कोहेन का नाम याद रखना है, वो कहाँ काम करते थे, उनका ईयर आई हैव मेंशन ऑल द थिंग। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो नेटिव प्लाज्मिड है वो साल्मोनेला टाइफिमोडियम से लिया गया था, उसको कट किया गया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, उसके अंदर ऐड किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए डीएनए लाइगेज यूज़ किया था, देन उसको एक क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम ई कोलाई के अंदर एंटर कर दिया था, और ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया था। देन आपने रोल ऑफ पॉल बर्ग पढ़ा था कि उन्होंने कैसे जो है SV40 वायरस यूजिंग ए बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग डॉक्टर पॉल बर्ग। देन टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू किया। पहला ही टूल पढ़ा था एंजाइम्स। एंजाइम्स में सेल ओपनर बताए, न्यूक्लियस बताया, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में वर्ड रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ ए बैक्टीरिया टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ फेज और बैक्टीरियोफेज। देन जो आपके डॉक्टर रिमेंबर डॉक्टर आर्बर, नेथन एंड स्मिथ, उसका क्या क्या रोल था। होस्ट कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज एक प्रोसेस पढ़ रहे थे, उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम बताया था। आज किसी का डाउट भी था कि सर जो मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है मिथाइलेशन मैमल्स में जनरली कहाँ होता है, तो आप याद रख लेना इन केस ऑफ मैमल जो साइटोसिन वाला बेस होता है, दैट इज़ मोस्ट कॉमनली मिथाइलेटेड। इन केस ऑफ मैमल साइटोसिन बेस इज मोस्ट कॉमनली मिथाइलेटेड। देन आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के फंक्शन पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, दो तरह के एंड्स पढ़ लिए थे, ब्लंट एंड एंड स्ट्रिकी एंड, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट, बैम H1, इको R1, हिंट 2, ये 3 रेस्ट्रिक्शन साइट बहुत इंपॉर्टेंट। समा 1 की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ब्लंट बनाता है, कौन सा स्ट्रिकी एंड बनाता है। फिर कुछ और एंजाइम बताए थे, डीएनए लाइगेज, T4 डीएनए लाइगेज यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं ये भी बता दिया था। डीएनए लाइगेज को अपने एक्शन के लिए 3' OH चाहिए होता है, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था हमारा। देन एल्कलाइन फोस्फेटेज, टर्मिनल ट्रांसफरेज, सिंथेटिक एंजाइम लाइक डीएनए पॉलीमरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डिफरेंस बिटवीन rDNA एंड cDNA, व्हाट इज जीन लाइब्रेरी, ये सब डिस्कशन किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। देन हमने पढ़े वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के 4 अलग फीचर, उसके पास ओरिसाइट होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, देन उसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट MCS या पॉलीलिंकर जीन होना चाहिए, साइज स्मॉल। प्लाज्मिड के 2 एग्जाम्पल बताए, PBr322 एंड PUC18। PBr322 में सिलेक्शन जो है वो आपका रेप्लिका प्लेटिंग मेथड या फिर मैं कहूँगा अल्टरनेट टेट्रासाइक्लिन या एम्फिसिलिन के अंदर ग्रो कर रहे थे। PUC18 में आपको ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, वाइट वो होंगे जो रिकॉम्बिनेंट होंगे, ब्लू वो होंगे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, जो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गए। बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फेजमिड, बैक, ये ट्रांसपोजोन, TI प्लाज्मिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट TI प्लाज्मिड, राइट। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस, RI प्लाज्मिड और TI प्लाज्मिड का फ़र्क भी बताया था, राइट। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंसिस RI प्लाज्मिड एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस से मिलता है TI प्लाज्मिड। शटल वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था और डिसार्म्ड वायरस के बारे में डिस्कस किया था, ये सब वेक्टर्स हो गए थे।
फिर कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में बताया कि भाई कैसे डाइवलेंट कैटायन से आप जो है अपटेक ऑफ डीएनए को बढ़ा देते हैं बाय ट्रांजिएंट पोस्ट। कैल्शियम क्लोराइड पॉसिबली प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए में हेल्प करता है। अलग अलग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड का लिस्ट, चाहे केमिकल हो, पैग वाला, लाइजोसोमल मीडिएटेड हो, इलेक्ट्रोपोरेशन हो, माइक्रो इंजेक्शन हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक मेथड, ये सारे आपके डायरेक्ट मेथड की बात आ गई थी। देन हमने शुरू किए थे बच्चों, अच्छा फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी मैंने आपको बताया, पूरा एक लेक्चर था उसके ऊपर कि सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज करते हैं। अग्रोज की बात की, एनोड की बात की, रोल ऑफ इथेरियम ब्रोमाइड एंड यूवी के अंदर कैसे कैसे उसका विजुलाइजेशन है। देन प्रोसेस शुरू किए। प्रोसेस में सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, उसमें सबसे ज़्यादा वाइटल चीज़ थी चिल्ड इथेनॉल के बाद प्रेसिपिटेशन और स्पूलिंग वाला पार्ट। देन आपने फ्रेगमेंटेशन कर लिया, सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया, पीसीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेमुलिस का नाम याद रख लेना, डीएनए पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज याद रखना, 3 प्रोसेस याद रखना, डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड वाज एनिलिंग 54 डिग्री सेंटीग्रेड एंड थर्ड वाज एक्सटेंशन ऑफ पॉलीमराइजेशन एट द रेट ऑफ 72 डिग्री सेंटीग्रेड। किस सीक्वेंस में होते हैं ज़रूर याद रखना है। उसमें एक करेक्शन था कि जो प्राइमर है उनकी पोजीशन हमें सही करनी थी, वो मैं 2 बार बता चुका हूँ। और बाकी जो कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसेस है वो हम पढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा संडे के बाद। तो संडे अब ये पूरा कंप्लीट कीजिए आज, उसके बाद अपना जो टेस्ट है उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। संडे को टेस्ट परफॉर्म करो अच्छे से, प्लीज़ अच्छे से परफॉर्म करो। कुछ बच्चे बहुत पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका एक रीज़न है कि वो सीरियस ही नहीं है पढ़ाई के लिए। लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को और ख़राब मत करो। जो बच्चे लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो इस साल कंपेरेटिवली और कम हो गए हैं। बच्चों के कुछ के टोटल 720 में से 250 मार्क्स ही आ रहे हैं। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो प्लीज़ डू प्रिपेयर वेल। डाउट्स वगैरह पूछें, डिस्कस करें। अगर ग्रुप में आंसर नहीं मिल रहा है तो पर्सनल विंडो में डाउट भेज दिया करें। कई बार पता ही नहीं चलता है कि टीचर की ज़रूरत है ग्रुप में या नहीं है। इज़ दैट क्लियर? सो टुडे इज़ थर्सडे, तो यू विल बी हैविंग अ ब्रेक ऑफ 2 days नाउ फॉर यूर preparation of test, and for Monday we are going to start biotechnology and its application, and जो यहाँ पर सीखा है वो सब एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, तो उसको हम रिवाइज नहीं करने वाले हैं। तो जीन एडिशन, जीन सब्सट्रैक्शन, RNA इंटरफेरेंस, कंसेप्ट ऑफ यूर ट्रांसजेनिक एनिमल, वो सब वहीं पढ़ते चले जाएंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। आई विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू। क्लास इज डिसमिस्ड।